ये है कहानी का संगम। जी हाँ दोस्तों, आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से आपके पास 14 ऐसी कहानियाँ हैं जो हमारे इतिहास को परिभाषित करती हैं और हमें बताती हैं कि आज अगर हम इतनी आज़ादी से जी रहे हैं तो उनके पीछे किसका योगदान है और कितने लोगों ने अपनी जान की बलि चढ़ाई है। तो चलते हैं इस सफ़र में आगे की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज़ की जो 13th कहानी है उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे कोई अपने दुश्मनों का जीना हराम करके हमारे लिए एक असंभव युद्ध लड़ रहा था। और उससे भी रोचक बात यह है कि इतिहास में जब महिलाओं को बोलने नहीं दिया गया तो कैसे महिलाओं ने युद्ध में भाग लेने का जज्बा बनाए रखा। और इसी पर आधारित है 14th कहानी। इसलिए आपको इस वीडियो के अंत तक रुककर ये जानना होगा कि ये दोनों महान व्यक्ति कौन हैं जिन्होंने इतिहास बदल कर रख दिया। तो शुरू करते हैं। जंगल में पलने वाला लड़का भी एक दिन पूरे भारत का सम्राट बन सकता है। सोचो कैसे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य की वह अनसुनी कहानी जो बताती है कि कैसे उनका बचपन कठिनाइयों से भरा था और कैसे उन्होंने हर चुनौती को पार किया। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें बचपन से ही संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करना सिखा दिया। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य बहुत छोटे थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और उनकी मां उन्हें लेकर एक आश्रय की तलाश में जंगल चली गई। यहाँ चंद्रगुप्त ने जंगल में रहकर भूख, ठंड और जंगली जानवरों के खतरों के बीच जीना सीखा। उन्हें खाने के लिए कभी कभी जंगली फल और कंदमूल पर भी निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन इसी संघर्ष ने उन्हें असीम धैर्य और साहस दिया। एक दिन चंद्रगुप्त अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेल रहे थे, तभी वहां एक शेर आ गया। सभी बच्चे डरकर भाग गए, लेकिन चंद्रगुप्त डटे रहे। उन्होंने अपनी निडरता से उस सिंह का सामना किया और उसे डरा दिया। यह देखकर गांव वालों ने कहा कि यह बालक भविष्य में एक महान राजा बन सकता है। कुछ वर्षों बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपने साथ तक्षशिला विश्वविद्यालय ले गए। वहां चंद्रगुप्त ने राजनीति, युद्ध कला और कूटनीति की गहरी शिक्षा ली। चाणक्य ने उन्हें यह सिखाया कि एक सच्चा राजा वही होता है जो अपने लोगों के लिए संघर्ष कर सके। जब चंद्रगुप्त और चाणक्य पाटलिपुत्र गए तो राजा धनानंद ने उनका अपमान किया और दरबार से निकाल दिया। यह देखकर चाणक्य और चंद्रगुप्त ने प्रतिज्ञा ली कि वे नंद वंश का अंत करेंगे और एक नया शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित करेंगे। कई वर्षों की मेहनत और युद्धों के बाद चंद्रगुप्त ने नंद वंश को हराया और भारत के पहले मौर्य सम्राट बने। उनका साम्राज्य पूरे उत्तरी और मध्य भारत तक फैला और भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। साधारण बच्चा जिसने जंगल में जीवन बिताया एक दिन भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट बना। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चलते हैं अपनी हिंदी कहानी मेगा एपिसोड की अगली कहानी में। एक युद्ध से सम्राट का पूरा जीवन बदल गया। ये कहानी है सम्राट अशोक की, वह अनसुनी कहानी जिसमें एक साधारण मुलाकात ने उनके जीवन का मार्ग बदल दिया। सम्राट अशोक, जिन्हें इतिहास एक शक्तिशाली और वीर योद्धा के रूप में जानता है, ने अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध कलिंग पर आक्रमण करके लड़ा। यह युद्ध इतना भयंकर था कि हजारों सैनिक और निर्दोष नागरिक मारे गए। युद्ध के बाद जब अशोक युद्ध भूमि में घूम रहे थे तब उन्होंने चारों ओर लाशों और विनाश का मंजर देखा। उन्होंने महसूस किया कि उनका विजय उतना महान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। युद्ध के बाद जब अशोक महल लौट रहे थे तब उन्होंने रास्ते में एक बौद्ध भिक्षु को देखा जो बिना किसी डर के युद्ध में घायल लोगों की सेवा कर रहा था। अशोक ने उस भिक्षु से पूछा, तुम इतने निडर कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हें इन लाशों और खून से डर नहीं लगता? भिक्षु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मेरा धर्म अहिंसा है और मेरा कर्तव्य पीड़ितों की सेवा करना। सच्चा राजा वह नहीं जो युद्ध जीतता है, बल्कि वह है जो अपने लोगों का दुख दूर करता है। यह सुनकर अशोक स्तब्ध रह गए।
यह पहली बार था जब किसी ने उन्हें युद्ध के प्रभाव पर सोचने को मजबूर किया था। इस मुलाकात के बाद अशोक रात भर सो नहीं सके। उन्होंने अपनी क्रूरता और हिंसा पर विचार किया और यह निश्चय किया कि अब से वे अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलेंगे। कुछ ही समय बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपने पूरे साम्राज्य में अहिंसा, प्रेम और करुणा का संदेश फैलाने लगे। उन्होंने जगह जगह स्तंभों पर, शिलालेखों पर बौद्ध शिक्षाओं को अंकित करवाया ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इससे प्रेरणा ले सकें। अशोक ने अपने शासनकाल में अनेक बौद्ध मठों और विश्वविद्यालयों की स्थापना की। उन्होंने अस्पतालों और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया और लोगों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई। उनकी सीख सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि श्रीलंका, चीन, थाईलैंड और अन्य देशों में भी बौद्ध धर्म के प्रचार का श्रेय उन्हें ही जाता है। अशोक की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, एक महान शासक वही होता है जो सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि लोगों के दिल भी जीतता है। उन्होंने यह साबित किया कि सच्ची शक्ति प्रेम और करुणा में होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अगली कहानी की तरफ। क्या एक ट्रेन का टिकट किसी व्यक्ति के जीवन का रुख बदल सकता है? जी बिल्कुल। महात्मा गांधी के बारे में एक ऐसी अनसुनी कहानी है जिसको आप अभी तक नहीं जानते होंगे, लेकिन एक ट्रेन के टिकट ने उनकी ज़िंदगी का रुख ही बदल कर रख दिया। साल था 1893। मोहनदास करमचंद गांधी एक युवा बैरिस्टर के रूप में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। एक दिन उन्हें प्रिटोरिया जाने के लिए पीटरमैरिट्जबर्ग स्टेशन से ट्रेन पकड़नी थी। उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदा और आराम से अपनी सीट पर बैठ गए। कुछ ही समय बाद एक ब्रिटिश यात्री ने उन्हें देखकर गार्ड से शिकायत कर दी, यह काला आदमी यहाँ कैसे बैठ सकता है, इसे नीचे उतारो। गार्ड ने गांधी जी से कहा कि वे नीचे तीसरी श्रेणी में चले जाएं। जब गांधी जी ने अपना वैध टिकट दिखाया और सीट छोड़ने से इनकार किया तो उन्हें ट्रेन से धक्के देकर बाहर फेंक दिया गया। पीटरमैरिट्जबर्ग स्टेशन के ठंडे प्लेटफॉर्म पर गांधी जी पूरी रात अपमान और अन्याय के बारे में सोचते रहे। वह सोच रहे थे, क्या भारतीयों को हमेशा ऐसे ही अपमान सहना पड़ेगा? यही वह रात थी जब उन्होंने निर्णय लिया था कि वे अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए यही विचार आगे चलकर सत्याग्रह आंदोलन का बीज बना। इसके बाद गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय को एकजुट किया और पहला अहिंसक आंदोलन सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के भेदभावपूर्ण कानूनों का विरोध किया और अपने विचारों से हजारों लोगों को प्रेरित किया। सालों की लड़ाई के बाद गांधी जी और उनके समर्थकों की जीत हुई। दक्षिण अफ्रीकी सरकार को अपने कई अन्यायपूर्ण कानून वापस लेने पड़े। साल 1915 में गांधी जी भारत लौटे और यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। उन्होंने नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कई आंदोलन चलाए, जिनमें लाखों भारतीयों ने भाग लिया। गांधी जी का अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग ही अंततः भारत की स्वतंत्रता का कारण बना। गांधी जी ने दुनिया को सिखाया कि सत्य और अहिंसा सबसे बड़ी ताकत होती है। उनका यह विचार आज भी न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। उनकी शिक्षाएं हमें बताती हैं कि बदलाव के लिए हमेशा हथियारों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि दृढ़ निश्चय और सत्य का पालन ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। एक छोटी सी घटना भी किसी के जीवन को बदल सकती है। अगर उन्होंने उस रात प्लेटफॉर्म पर हार मान ली होती तो शायद आज भारत की स्वतंत्रता का इतिहास कुछ और ही होता। चलते हैं अगली कहानी की तरफ। क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी घटना किस तरह एक व्यक्ति के जीवन को बदल सकती है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वह अनसुनी कहानी, जिसने उन्हें भारत के सबसे महान समाज सुधारकों में से एक बना दिया। एक दिन भीमराव अंबेडकर अपने स्कूल की क्लास में बैठे हुए थे और उन्हें बेहद प्यास लगी थी।
उन्होंने पास के कुएं से पानी पीने की कोशिश की, लेकिन ऊंची जाति के छात्रों ने उन्हें रोक दिया। तुम हमारे कुएं से पानी नहीं पी सकते, यह शब्द उन्होंने सुने। छोटी उम्र में ही उन्हें यह समझ आ गया कि समाज में जातिवाद और भेदभाव कितना गहरा है। यही वह पल था जब उन्होंने ठान लिया कि वे इस अन्याय को खत्म करेंगे। इस दिन के बाद उन्होंने बहुत मेहनत की और अपनी अदम्य इच्छा शक्ति के कारण भीमराव अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की। लेकिन विदेश में पढ़ाई करने के बावजूद जब वे भारत लौटे तो उन्हें फिर से भेदभाव का सामना करना पड़ा। सरकार में उच्च पद पर होने के बावजूद उन्हें कई जगहों पर अस्पृश्यता का शिकार बनाया गया। यह देखकर वे और भी दृढ़ हो गए कि उन्हें समाज में समानता लानी होगी और समाज को एक बराबर करना होगा। 1927 में अंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह की शुरुआत की। उन्होंने हजारों दलितों को इकट्ठा किया और सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार मांगा। जब उन्होंने पानी पिया तो यह केवल पानी पीने का कार्य नहीं था, बल्कि समानता की एक नई लहर थी। समाज के शोषित वर्गों के लिए यह एक क्रांतिकारी कदम था। डॉक्टर अंबेडकर की इस लड़ाई ने उन्हें भारतीय संविधान का मुख्य निर्माता बना दिया। उन्हें संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के हों। उनका सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने अस्पृश्यता को कानूनी रूप से समाप्त किया और समाज में समानता का बीज बोया। डॉक्टर अंबेडकर ने न केवल सामाजिक समानता के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि उन्होंने शिक्षा, आर्थिक सुधार और महिलाओं के अधिकारों के लिए भी काम किया। उनकी प्रेरणा आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ बनी हुई है। छोटे छोटे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर उन्होंने समाज के बंधनों को स्वीकार कर लिया होता तो शायद आज भारत का संविधान भी कुछ और ही होता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति के शब्दों में इतनी ताकत जो पूरी दुनिया को झकझोर दे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद की वह ऐतिहासिक कहानी जिसने भारत की संस्कृति और अध्यात्म को वैश्विक पहचान दिलाई। 1893 में स्वामी विवेकानंद को अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म महासभा में भाग लेने का अवसर मिला, लेकिन उनके पास धन नहीं था। इसलिए उन्होंने कई महीनों तक कठिन यात्रा की और भारत के लोगों से समर्थन प्राप्त किया। जब वे शिकागो पहुंचे तो एक नई समस्या सामने आई। वहां उनकी कोई पहचान नहीं थी और होटल में ठहरने की कोई जगह भी नहीं मिली। कई दिनों की कठिनाई के बाद उन्हें एक अच्छे व्यक्ति की सहायता से ठहरने की जगह मिली। 11 सितंबर 1893 वह दिन जब स्वामी विवेकानंद ने मेरे अमेरिकन भाइयों और बहनों कहकर अपना ऐतिहासिक भाषण दिया। यह सुनते ही पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर उठा। उन्होंने भारतीय वेदांत, सहिष्णुता और विश्व बंधुत्व की बात की। उनका ज्ञान और आत्मविश्वास देखकर पूरा विश्व प्रभावित हो गया। उनके भाषण के बाद पश्चिमी देशों में हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति को लेकर जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने कई देशों में जाकर वेदांत और योग का प्रचार किया। उन्होंने दुनिया को यह सिखाया कि सभी धर्म समान हैं और आत्मा की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। भारत लौटने के बाद स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को प्रेरित किया कि वे अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचानें और देश के उत्थान के लिए काम करें। उन्होंने कहा, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी शिक्षा और सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा है। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन के माध्यम से यह सिखाया कि आध्यात्मिकता और विज्ञान साथ साथ चल सकते हैं। उनका संदेश आज भी करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। एक व्यक्ति भी अपने विचारों से पूरी दुनिया को बदल सकता है। अगर उन्होंने हार मान ली होती तो भारत की संस्कृति को वैश्विक पहचान नहीं मिल पाती।
तो दोस्तों, अभी तक की कहानियों में सबसे अच्छी कहानी आपको कौन सी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली कहानी है महाराणा प्रताप की। क्या एक राजा जो जंगलों में भटकता रहा मगर कभी झुका नहीं, अपने साहस से इतिहास रच सकता है? यह कहानी है महाराणा प्रताप की, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अकबर की विशाल सेना का सामना किया और कभी हार नहीं मानी। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में मेवाड़ के कुंभलगढ़ किले में हुआ था। वे बचपन से ही निडर और न्यायप्रिय थे। उनके पिता उदय सिंह मेवाड़ के शासक थे, लेकिन मुगलों के लगातार हमलों के कारण उन्हें अपना राज्य छोड़ना पड़ा। महाराणा प्रताप ने छोटी सी उम्र में ही युद्ध कला सीखी और मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। साल 1576 में मुगल बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए अपनी विशाल सेना भेजी। यह युद्ध मेवाड़ की प्रसिद्ध हल्दी घाटी में लड़ा गया। हालांकि मुगलों की सेना बहुत बड़ी थी, फिर भी महाराणा प्रताप और उनकी सेना ने अद्भुत वीरता दिखाई। उनका प्रिय घोड़ा चेतक भी इस युद्ध में अमर हो गया। युद्ध में भारी नुकसान उठाने के बावजूद महाराणा प्रताप मुगलों के सामने नहीं झुके और गोरिल्ला युद्ध नीति अपनाकर संघर्ष जारी रखा। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को जंगलों में शरण लेनी पड़ी। उन्होंने और उनके परिवार ने कई वर्षों तक पत्ते और घास की रोटियां खाकर जीवन बिताया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और धीरे धीरे अपनी सेना को फिर से संगठित किया। महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ अपने संघर्ष को जारी रखा और धीरे धीरे अपने खोए हुए किलों को वापस जीत लिया। उनकी वीरता ने उन्हें भारत के सबसे महान योद्धाओं में शामिल कर दिया। 1597 में वे वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उनकी स्वतंत्रता की ज्वाला हमेशा जलती रही। उन्होंने हमें सिखाया कि किसी भी कीमत पर अन्याय के सामने नहीं झुकना चाहिए और सच्ची वीरता सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि आत्मसम्मान और संघर्ष से आती है। दोस्तों, अगली कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज की। अभी कुछ दिन पहले ही आपने हमारे वीडियो सेक्शन में संभाजी महाराज के बारे में एक वीडियो देखा होगा। अब हम आज शिवाजी महाराज के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या एक राजा जिसने अपने बलबूते पर मुगलों और अन्य शक्तिशाली शासकों से टक्कर ली, इतिहास का अमर नायक बन सकता है? यह कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिन्होंने अपने साहस, रणनीति और वीरता से मराठा साम्राज्य की नींव डाली। 1630 में शिवनेरी के किले में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। उनके पिताजी शाहजी भोसले बीजापुर के सेनापति थे और माता जीजाबाई ने उन्हें धर्म, नीति और युद्ध कला की शिक्षा दी। बचपन से ही शिवाजी ने स्वतंत्र राज्य की कल्पना की, जहां अन्याय और अत्याचार के लिए कोई स्थान ना हो। मात्र 16 वर्ष की उम्र में शिवाजी महाराज ने तोड़ा जीता। तोड़ा एक किला था और धीरे धीरे कई किलों पर अधिकार कर लिया। उन्होंने गोरिल्ला युद्ध नीति अपनाकर मुगलों और बीजापुर सल्तनत को कई बार मात दी। उनका मुख्य उद्देश्य स्वराज की स्थापना करना था, जहां हर व्यक्ति स्वतंत्र होकर रह सके। बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को हराने के लिए अफजल खान को भेजा, जो अपने क्रूर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन शिवाजी ने चतुराई और वीरता से अफजल खान का वध कर दिया और अपने राज्य की रक्षा की। इस घटना ने पूरे देश में उनकी बहादुरी की धाक जमा दी। 1666 में शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा बुलाया और धोखे से कैद कर लिया, लेकिन उनकी कुशल रणनीति के कारण वे बड़ी चतुराई से औरंगजेब के चंगुल से बच निकले। यह घटना उनकी बुद्धिमत्ता और साहस का प्रतीक बनी। 1674 में रायगढ़ के किले में भव्य समारोह में शिवाजी महाराज को छत्रपति की उपाधि दी गई। उन्होंने मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था बनाई और लोगों को भलाई के लिए प्रेरित किया। उनकी सेना और नौसेना इतनी सशक्त थी कि उन्होंने पश्चिमी तट पर कई विजय प्राप्त की। शिवाजी महाराज ने स्वराज्य, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की नींव रखी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि साहस, रणनीति और दृढ़ संकल्प से कोई भी असंभव को संभव बना सकता है। आज भी वे भारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक माने जाते हैं। अगली कहानी एक ऐसे नौजवान की है जिसके लिए पूरा देश रो पड़ा। अपने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी।
इतिहास में अमर हो गया। यह कहानी है शहीद भगत सिंह की, जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को ब्रिटिश भारत के पंजाब में हुआ था। वे बचपन से ही स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े रहे, क्योंकि उनके परिवार के कई सदस्य आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे, इसलिए उनके दिल में देशभक्ति वैसे ही बनी थी जैसे कि उनके परिवार के मन में थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ने उनके दिल पर गहरा असर डाला और तभी उन्होंने ठान लिया कि वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। भगत सिंह ने जल्द ही क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े और भारत की आज़ादी के लिए सशस्त्र क्रांति की वकालत की। उन्होंने कई अखबारों में लेख लिखकर ब्रिटिश शासन की नीतियों की आलोचना की और युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। साल था 1928, जब ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स ने लाला लाजपत राय पर बर्बर लाठीचार्ज करवाया। लाला लाजपत राय उस समय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। लाठीचार्ज करवाने की वजह से उनकी मौत हो गई, तो भगत सिंह ने इसका बदला लेने की ठान ली। उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी और ब्रिटिश सरकार को झकझोर कर रख दिया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका, लेकिन उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार को चेतावनी देना था। उन्होंने नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इसके बाद उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवा दिया और अपने क्रांतिकारी विचारों को जनता तक पहुंचाने का मौका दिया। जेल में भी भगत सिंह को क्रांति की मशाल जलाने से कोई रोक नहीं पाया। उन्होंने जेल में भूख हड़ताल की और ब्रिटिश हुकूमत की नीतियों का विरोध किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उन्हें और उनके साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई। 23 मार्च 1931 को वे हंसते हंसते इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए फांसी पर चढ़ गए। भगत सिंह की फांसी देश के लिए एक झटका थी जो लोगों को स्तब्ध कर गई। भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा थे। उनका मानना था कि सच्ची आज़ादी सिर्फ विदेशी हुकूमत से नहीं, बल्कि समाज की बुराइयों से भी मिलनी चाहिए। आज भी वे भारत के सबसे बड़े नायकों में से एक हैं और उनकी कुर्बानी को हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है। कहानी की अगली कड़ी है सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। वो ऐसे अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने दम पर भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और उसे एक नए स्तर तक ले गए। यह कहानी है सुभाष चंद्र बोस की, जिन्हें दुनिया नेताजी के नाम से जानती है। नेताजी की निडरता ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अमर नायक बना दिया। सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में जन्मे थे। वे बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने ICS, उस समय इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की, लेकिन ब्रिटिश सरकार की सेवा करने के बजाय उन्होंने भारत माता की सेवा करने का निर्णय लिया। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सक्रिय भूमिका निभाई और 1938 और 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष बने, लेकिन उनके विचार महात्मा गांधी और अन्य नेताओं से अलग थे। वे मानते थे कि केवल अहिंसा से आज़ादी नहीं मिलेगी, बल्कि इसके लिए सशस्त्र संघर्ष जरूरी है। इस मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और अपने अलग रास्ते पर चल पड़े। कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया आयाम दिया। 1941 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नज़रबंद कर दिया, लेकिन वे चतुराई से भेष बदलकर जर्मनी और फिर जापान पहुंच गए। वहां उन्होंने भारतीय युद्धबंदियों को संगठित किया और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस ने जापान और जर्मनी की मदद से आज़ाद हिंद फौज को सशक्त बनाया। उन्होंने भारत की ओर कूच करने का आदेश दिया और उनका नारा था दिल्ली चलो, जो कि पूरी दुनिया में गूंज उठा। उन्होंने वीरता के साथ ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया
लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई। 18 अगस्त 1945 को एक हवाई दुर्घटना में नेताजी के निधन की खबर आई, लेकिन उनकी मृत्यु आज भी एक रहस्य बनी हुई है। उनका सपना एक स्वतंत्र और सशक्त भारत था और वे आज भी हर देशभक्त के दिल में जीवित हैं। आज भी उनके नारे जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा हर भारतीय के दिलों में जोश भर देते हैं। अगली कहानी है एक सच्चे देशभक्त की जिसने खुद को अंग्रेजों के हाथ नहीं आने दिया। क्या कोई व्यक्ति अंग्रेजों के सामने कभी गिरफ्तार ना होने की कसम खा सकता है? यह कहानी है चंद्रशेखर आज़ाद की, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ी और खुद को अंग्रेजों के हाथों जीवित नहीं सौंपा। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हुआ था। वे बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों के प्रति आकर्षित थे। 1921 में जब वे मात्र 15 वर्ष के थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और पहली बार गिरफ्तार हुए। जब जज ने उनसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने गर्व से उत्तर दिया, मेरा नाम आज़ाद है, मेरा धर्म आज़ादी है और मेरा ठिकाना जेल है। इसके बाद वे चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जल्द ही चंद्रशेखर आज़ाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। यह वही HSRA था जिसमें भगत सिंह भी शामिल थे और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। वे काकोरी कांड 1925 में मुख्य भूमिका निभाने वालों में से एक थे, जिसमें अंग्रेजों के खजाने को लूटा गया था। अंग्रेजी सरकार उन्हें पकड़ना चाहती थी, लेकिन वे हर बार चकमा देकर निकल जाते थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने क्रांतिकारियों को सैन्य प्रशिक्षण दिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की रणनीति अपनाई। उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर क्रांति की योजनाएं बनाई। वे मानते थे कि हमारे दुश्मन केवल अंग्रेज नहीं बल्कि हमारा डर भी है। 27 फरवरी 1931 को अंग्रेज पुलिस ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उन्हें घेर लिया, लेकिन आज़ाद ने लड़ते हुए अपने अंतिम बचे हुए बुलेट से खुद को गोली मार ली। उन्होंने अपनी कसम निभाई, वह अंग्रेजों के हाथों में कभी जीवित पकड़े नहीं गए। उनकी शहादत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा भर दी। आज़ादी के बाद अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर आज़ाद पार्क रखा गया ताकि उनकी वीरता को याद रखा जा सके। चंद्रशेखर आज़ाद की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची देशभक्ति का अर्थ है अपने कर्तव्य के लिए अंतिम समय तक अडिग रहना। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर, जो है सादगी और दृढ़ता की मिसाल। उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। सादगी और ईमानदारी से एक व्यक्ति ने पूरे देश को प्रेरित कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी, जो अपनी विनम्रता, ईमानदारी और नेतृत्व के लिए पूरे देश में आदर के पात्र बने। उनके नारे जय जवान जय किसान ने भारत को नई ऊर्जा दी। 2 अक्टूबर 1904 को लाल बहादुर शास्त्री का जन्म उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ। वे बचपन से ही परिश्रमी और ईमानदार थे। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। वे स्कूल जाने के लिए रोज गंगा नदी तैरकर पार करते थे, क्योंकि उनके पास नाव का किराया देने के पैसे नहीं होते थे। उनकी यह संघर्षशील प्रवृत्ति आगे चलकर उनके नेतृत्व का आधार बनी। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर लाल बहादुर शास्त्री 1920 में असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। वे कई बार जेल गए, लेकिन कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनके बारे में कहा जाता है कि वे जेल में भी पढ़ाई करते थे और अपने विचारों को मजबूत बनाते थे। स्वतंत्रता के बाद वे रेल मंत्री बने और उन्होंने पहली बार रेल हादसों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। उनकी सादगी और ईमानदारी से पूरा देश प्रभावित हुआ। बाद में वे 1964 में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय उन्होंने सेना और किसानों को प्रेरित करने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया। उनका नेतृत्व इतना प्रभावशाली था कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। युद्ध के समय उन्होंने देशवासियों से एक दिन का उपवास रखने की अपील की ताकि खाद्यान्न संकट से निपटा जा सके।
पूरा देश उनके इस विचार से जुड़ गया। युद्ध के बाद उन्होंने पाकिस्तान के साथ ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे दोनों देशों के बीच शांति स्थापित हुई। लेकिन 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में ही रहस्यमयी परिस्थितियों में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु पर आज भी सवाल उठते हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी और राष्ट्रभक्ति की छवि अमर है। बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ, जो है भारत के लौह पुरुष की कहानी। क्या आप गेस कर सकते हैं भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता था? अगर आप जानते हैं तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कोई व्यक्ति पूरे देश को एकजुट कर सकता है? अगर हाँ, तो वो कौन है? ये कहानी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। उनकी मजबूत इच्छा शक्ति और अद्भुत नेतृत्व क्षमता ने देश को एक सूत्र में बांध दिया। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाद जिले में हुआ था। वे बचपन से ही साहसी और आत्मनिर्भर थे। वे एक साधारण किसान परिवार से थे, लेकिन शिक्षा के प्रति उनकी रुचि गहरी थी। उन्होंने स्वाध्याय के माध्यम से वकालत की डिग्री प्राप्त की और एक सफल वकील बने। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इसके बाद उन्होंने बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया। उनकी इस सफलता ने उन्हें सरदार की उपाधि दिलाई। स्वतंत्रता के बाद भारत 562 रियासतों में विभाजित था। सरदार पटेल ने दूरदर्शिता और कूटनीति के माध्यम से इन रियासतों को भारत में मिलाया। उन्होंने हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसी महत्वपूर्ण रियासतों को भारत में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि के कारण उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। सरदार पटेल ने भारतीय प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा की नींव रखी। उनका मानना था कि एक मजबूत प्रशासनिक तंत्र ही देश को आगे ले जा सकता है। वे भारतीयों को आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी बनाने पर जोर देते थे। सन 1950 15 दिसंबर को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवंत है। उनके सम्मान में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, बनाई गई। उनका जीवन हमें सिखाता है कि एकता और दृढ़ निश्चय से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। हम पहुंच चुके हैं उस कहानी पर जिसकी हमने शुरुआत में आपसे चर्चा की थी, जो इस मेगा एपिसोड की सबसे रोचक और सबसे बेहतरीन कहानी में से एक है। और इसके बाद हम वीडियो के आखिरी में आपको बताएंगे कि दूसरी वो महिला जिन्होंने दुनिया के सामने झुकने के बजाय दुनिया को अपने सामने झुका दिया। लेकिन उससे पहले हम इस कहानी पर फोकस करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी, झांसी की वीरांगना की कहानी, एक ऐसी स्त्री की कहानी जिन्होंने अपने झांसी को देने से मना कर दिया। अंग्रेजों के सामने उनके दांत खट्टे कर दिए। पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के दांत खट्टे कर देने वाली यह महिला कोई और नहीं, रानी लक्ष्मीबाई ही थी, जिसके सामने अंग्रेजों की एक ना चली। बनारस के रियासत में जन्मी एक कन्या जिसका नाम मणिकर्णिका या फिर प्यार से उन्हें मनु बुलाया जाता था। 19 नवंबर 1828 को उनका जन्म हुआ था। वो बचपन में ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल की शिक्षा प्राप्त करने वाली थी। झांसी के राजा गंगाधर राव ने उनसे विवाह कर लिया, इसीलिए वे झांसी की महारानी बनी। लेकिन दुर्भाग्यवश उनके पुत्र की असमय मृत्यु हो गई और जल्द ही राजा गंगाधर राव भी स्वर्ग सिधार गए। ब्रिटिश सरकार ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत झांसी को अपने अधिकार में लेना चाहा। ये उनकी चाल थी जिससे भारतीय रियासतों को अपने बस में कर लेते थे, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने झांसी को अंग्रेजों से बचाने की शपथ ली और कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उन्होंने झांसी की जनता और सैनिकों को संगठित किया और किले की रक्षा मजबूत की। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू होते ही रानी लक्ष्मीबाई ने
झांसी की रक्षा के लिए मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने महिलाओं और पुरुषों की एक सशक्त सेना तैयार की और अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा लिया। जब अंग्रेज़ों ने झांसी पर हमला किया तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी पूरी ताकत से उनका मुकाबला किया। उन्होंने अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर युद्ध किया। अंग्रेज़ों के भारी हमले के कारण रानी लक्ष्मीबाई को झांसी छोड़कर कालपी जाना पड़ा। वहां से वे ग्वालियर पहुंची और वहां की सेना के साथ अंग्रेज़ों से अंतिम युद्ध लड़ा। 17 जून 1858 को ग्वालियर के मैदान में उन्होंने वीरगति प्राप्त की, लेकिन उनकी शहादत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ऊर्जा भर दी। अंग्रेज़ों के सैनिकों ने कहा, अगर भारत में कोई मर्द है तो वो रानी लक्ष्मीबाई है। उन्होंने इतनी वीरता से लड़ाई लड़ी कि लोगों के दांत खट्टे हो गए और अंग्रेज़ों ने उनकी सराहना अपने शब्दों में की। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और बलिदान को भारत कभी नहीं भूलेगा। वे भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रतीक बन गई। आज भी उनकी गाथाएं प्रेरणा देती हैं और उनकी स्मृति में कई स्मारक और प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं वीडियो के आखिरी छोर पर और आखिरी कहानी भी एक ऐसी महिला की है जो असंभव कारणों में, असंभव परिस्थितियों में अपने संभव होने का प्रयास जागृत करती है। मध्यकालीन भारत में एक औरत को जहां बोलने का अधिकार प्राप्त नहीं था, वहां पर एक महिला भारत की पहली महिला सुल्तान बनी। क्या आप जानते हैं उसका नाम क्या है? आप वीडियो को रोककर कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके उनका नाम ज़रूर बताएं। अगर आपने कमेंट कर दिया है तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली के तख्त पर बैठकर पूरे साम्राज्य को चलाने वाली वह महिला कोई और नहीं, रज़िया सुल्ताना थी, जिन्हें रज़िया सुल्तान या रज़िया सुल्ताना कहा जाता है, जो भारत की पहली महिला और एकमात्र महिला सुल्तान बनी। उनका शासनकाल न केवल बहादुरी का प्रतीक था, बल्कि यह एक नए युग की शुरुआत भी था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश के यहाँ 1205 ईस्वी में एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम था रज़िया सुल्तान। उनके पिता ने उन्हें बचपन से ही शस्त्र संचालन, राजनीति और प्रशासन की शिक्षा दी, जबकि उस समय महिलाओं को पर्दे में रखा जाता था। रज़िया अपने पिता के दरबार में बैठकर राज्य संचालन के गुण सीख रही थी। सुल्तान इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उनके बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठाया गया, लेकिन वह योग्य साबित नहीं हुआ। जनता के असंतोष के कारण 1236 ईस्वी में रज़िया को सुल्तान घोषित कर दिया गया। हालांकि पुरुष प्रधान समाज में एक महिला का शासन स्वीकार करना आसान नहीं था। उन्हें कई विरोधों और षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता और शक्ति से उन्होंने सत्ता संभाली। सुल्तान बनने के बाद रज़िया ने प्रशासनिक सुधार किए। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता, न्याय व्यवस्था और व्यापार को बढ़ावा दिया। उन्होंने प्रदा प्रथा का त्याग किया और पुरुषों की तरह खुले दरबार में बैठकर शासन चलाया। उन्होंने सेना को मजबूत किया और नए अधिकारियों की नियुक्ति की। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वे एक कुशल योद्धा थी और खुद सेना का नेतृत्व करती थी। उनकी शक्ति से कुछ आमिर या दरबारी असंतुष्ट थे और उन्होंने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा। 1240 ईस्वी में तुर्की आमीरों ने उन्हें सत्ता से हटाने के लिए षड्यंत्र रचा। रज़िया ने अपने सेनापति और विश्वास पात्र मलिक अल्तुनिया से विवाह कर अपनी सत्ता बचाने की कोशिश की, लेकिन वे अपने ही लोगों के विश्वासघात का शिकार हो गई। 13 अक्टूबर 1240 को रज़िया सुल्तान की हत्या कर दी गई, लेकिन उनकी बहादुरी, दूरदर्शिता और संघर्ष की कहानी आज भी अमर है। वे भारतीय इतिहास में पहली महिला शासक के रूप में जानी जाती हैं। उनकी कहानी आज भी साहस और नेतृत्व का प्रतीक है। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं वीडियो के अंत में, और अगर आपको ये कहानी मेगा एपिसोड पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर करना ना भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके